गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 1 महीने के बाद में वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हमने इससे पहले जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था सांख्यिकी में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग, सेकंड जो बुक थी उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपने क्लास में जो पहले उसमें कंप्लीट हो गया था। और जो थर्ड चैप्टर था आंकड़ों का संगठन वाला चैप्टर था वो स्टार्ट करवा दिया था मैंने और आपको कुछ उसमें से समझा भी दिए थे चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना को समझा दिया था। उसके बाद में वो आंकड़ों का संगठन भी समझा दिया था। उसमें आंकड़ों का वर्गीकरण मुख्य रूप से आ जाता है और आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि कोई भी जो आंकड़े होते हैं उनको उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि एक तो आंकड़े जो होते हैं या बहुत विस्तृत जो आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और दूसरा होता है कि संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए गए जो आंकड़े होते हैं उनसे यदि कोई निष्कर्ष निकालना हो तो वो भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद में अपरिष्कृत आंकड़े बताए थे। अपरिष्कृत आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो परिष्कृत नहीं होते हैं, यानी जिनको व्यवस्थित क्रम में जमाया हुआ नहीं होता, ऐसे आंकड़े अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। और अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं उनसे सूचनाओं की प्राप्ति भी आसानी से नहीं होती, उनमें धन एवं श्रम का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आंकड़ों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे एक कबाड़ी वाला है, सारे दिन भर घूमता है और जो भी कबाड़ है वो सारे एक ही ठेले पे एकत्रित करके लेके आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने गोदाम में जाता है, गोदाम में जाने के पश्चात वो सारे जो भी माल लेके आता है उसको अलग अलग भागों में विभाजित करता है। जैसे लोहे को एक जगह कर लेता है, कांच की बोतल को एक जगह कर लेता है, अखबार या जो कॉपी किताब रद्दी होती है उसको एक जगह कर लेता है, प्लास्टिक को एक जगह कर लेता है। इसी प्रकार जो भी सामान होता है उस सामान को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर, उनकी असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में क्या कर लेता है, विभाजित कर लेता है। जिससे क्या होती है, उसको कोई भी यदि वस्तु स्थिति ढूंढनी होती है जैसे, तो वो क्या करता है, आसानी से ढूंढ कर ला सकता है। इसी प्रकार आंकड़ों के वर्गीकरण का एक और उदाहरण मैंने आपको बता दिया था इसमें, जो लिया था अपने लाइब्रेरी का या पुस्तकालय। तो अपने विद्यालय में जो पुस्तकालय है, यदि उस पुस्तकालय में आप जाते हो और आपको बोला जाता है कि 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आनी है, तो आप क्या करते हो कि लाइब्रेरी में जाते हो, तुरंत 11th क्लास की जो बुक्स रखी होती है उस केबिन में जाकर वहां से या उस अलमारी में से वो बुक्स लेकर आ जाते हो। ठीक है, यदि यही पुस्तकें उस पुस्तकालय में अव्यवस्थित तरीके से रखी जाएं कि उनका कोई क्रम नहीं हो, यानी फर्स्ट क्लास से लेके और 12th क्लास तक की जो भी बुक्स हैं वो सारी की सारी एक ही जगह एक ही प्रकार से रखी जाती है, जैसे न कोई उनका क्रम है, पहले फर्स्ट क्लास की रख दी, 12th की रख दी, 11th की रख दी, 9th की रख दी, 8th की रख दी। तो यदि आपको बोला जाता है कि आप जाकर वो पुस्तक एकत्रित करके लाओ, ये 11th क्लास की पुस्तक लेकर आओ, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अधिक समय लगेगा। उसको आप एक एक बुक्स को देखोगे कि 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक कहाँ है, ढूंढने में परेशानी होगी। इसी समस्या से बचने के लिए पुस्तकालय में अलग अलग जो अलमारी होती हैं वो अलग अलग क्लास की होती है, जैसे 12th क्लास की अलमारी है, 11th क्लास की अलमारी है, और आपको बोला जाता है कि 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक लानी है, तुरंत 11th क्लास वाले अलमारी में जाओगे और वहाँ देखोगे कि आर्ट्स की या कॉमर्स की जो केबिन है कौन सा है, उसमें तुरंत हाथ डालोगे, इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आ जाओगे। तो इस प्रकार आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। अप्रत्यक्ष आंकड़े करवा दिए थे। ठीक है, वर्गीकरण का जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है आंकड़ों को संक्षिप्त और आंकड़ों को बोधगम्य में प्रस्तुत करना, यानी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना और ऐसे रूप में प्रस्तुत करना जिससे ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष निकाले जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनको समझा जा सके। अब आज का जो वीडियो है इसमें आता है आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, आंकड़ों के वर्गीकरण से तात्पर्य है कि जो भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों की उनको उनकी जो विशेषताएं होती हैं, समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, उनके आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का
वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। पहला है समय के आधार पर। समय के आधार पर, या इनको बोलते हैं काल क्रमानुसार, काला क्रमिक अनुसार, काल क्रमिक अनुसार। ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है स्थानीय वर्गीकरण। स्थानीय वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है गुणात्मक वर्गीकरण। और जो लास्ट होता है वो होता है अपना संख्यात्मक वर्गीकरण या मात्रात्मक वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण। आज के क्लास में, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आंकड़ों को उनकी समानताओं, असमानताओं, उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना या आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है कि आंकड़ों को संक्षिप्त और उनको बोधगम्य बनाना। यदि एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए कि आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, तो आंकड़ों के वर्गीकरण से तात्पर्य है आंकड़ों को संक्षिप्त और बोधगम्य बनाना। ठीक है। आंकड़ों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। आंकड़ों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समय के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण, यह इसको बोला जाता है काला क्रमिक अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण। दूसरा है स्थानीय वर्गीकरण, दूसरा है स्थानीय वर्गीकरण। ठीक है, यानी स्थान विशेष के आधार पर। तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण, जैसे कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। और लास्ट है मात्रात्मक वर्गीकरण। इनका एक एक का अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले समय के आधार पर आंकड़े कौन से होते हैं। देखो, पहला 1 नंबर, समय के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है। समय के आधार पर जो आंकड़े होते हैं वे आंकड़े जिनको समय के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे आंकड़े समय या कालक्रमिक अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाते हैं। जैसे 1951 से लेके और 2000 तक भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन, जैसे इसमें एक उदाहरण भी ले रखा है भारत की जनसंख्या से रिलेटेड, जिसमें 1951 से लेकर 2001 तक की जनसंख्या के आंकड़े व्यक्त किए गए हैं। जैसे 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, उसके बाद में 61 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी, 1981 में कितनी थी, 1991 में कितनी थी और 2001 में कितनी थी। ये क्या है, इन आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया गया है या काल क्रमानुसार आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो समय के आधार पर या काल क्रमिक अनुसार आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको समय अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा होता है स्थानीय वर्गीकरण। दूसरा होता है स्थानीय वर्गीकरण। स्थानीय वर्गीकरण, स्थानीय वर्गीकरण यानी स्थान विशेष के आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर। ठीक है, यानी स्थानीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको स्थान विशेष के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे भारत में जनसंख्या कितनी है, अमेरिका में कितनी है, जापान में कितनी है, श्रीलंका में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, चीन में कितनी है। यानी इनके स्थान विशेष के आधार पर या देशों के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अपने देश का ही उदाहरण ले लें तो जैसे भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार 102.7 करोड़ थी, तो उनमें से राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, यूपी की जनसंख्या कितनी थी, बिहार की कितनी थी, मध्य प्रदेश की कितनी थी, गुजरात की कितनी थी, महाराष्ट्र की कितनी थी, गोवा की कितनी थी। तो इन आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान विशेष के आधार पर किया गया था। ठीक है, स्थानीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनका वर्गीकरण स्थान विशेष के आधार पर किया जाता है। जैसे जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या का विभिन्न राज्यों के अनुसार वर्गीकरण। इसके बाद में जो अगला
आता है वो आता है, तीसरे जो प्रकार का है वो आता है गुणात्मक आंकड़े। तीसरे हैं गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का धर्म है, जैसे धर्म, ठीक है, इसके बाद में जैसे किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, बुद्धि है, या बुद्धिमत्ता को बोलते हैं आईक्यू लेवल जो होता है, उसमें धर्म है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है आदि। धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से आंकड़े होते हैं? ये आंकड़े गुणात्मक आंकड़े होते हैं। ठीक है, गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति की वस्तु स्थिति के आधार पर व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का धर्म है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है, किसी व्यक्ति की सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है। ये आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनकी केवल आप तुलना कर सकते हो, इनको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, ठीक है, उसको संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी केवल तुलना कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की तुलना में सुंदर है। तो ऐसे आंकड़े कहलाते हैं गुणात्मक आंकड़े। तो गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उनकी वस्तु स्थिति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का धर्म है, किसी व्यक्ति का लिंग, वैवाहिक स्थिति, किसी व्यक्ति की सुंदरता, बुद्धिमत्ता आदि। लास्ट जो आंकड़ों का वर्गीकरण है वो है मात्रात्मक वर्गीकरण। जो चौथा है वो है मात्रात्मक वर्गीकरण। ठीक है, मात्रात्मक वर्गीकरण, ये इनको बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण का तात्पर्य उन आंकड़ों से है जिनको संख्याओं के रूप में या मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे आंकड़ों को मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। जैसे अपनी क्लास में 100 छात्र हैं, वो 100 छात्रों के जो प्राप्तांक है, जैसे 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 50 से 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, और इस प्रकार 0 से लेके और 100 तक, यानी कि 100 छात्र हैं, 100 टोटल नंबर का पेपर है, तो उसमें कितने कितने छात्र कौन कौन से वर्ग में शामिल हुए हैं, इस प्रकार के आंकड़े होते हैं, वो संख्यात्मक या मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। इनको संख्याओं के रूप में या मात्राओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये थे अपने आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण फिर समझ लेना कि आंकड़ों का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य। आंकड़ों के वर्गीकरण से तात्पर्य है आंकड़ों को उनकी समानताओं, असमानताओं या विशेषताओं के आधार पर व्यक्त करना। इसे क्या कहते हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है समय के अनुसार या कालक्रम के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी ऐसे आंकड़े जिसको समय अवधि के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे विभिन्न वर्षों में भारत की जनसंख्या, फिर आप तालिका बना के इसको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, दूसरे प्रकार के आंकड़े होते हैं वो होते हैं स्थानीय आंकड़े। स्थानीय आंकड़ों के वर्गीकरण से तात्पर्य है कि वे आंकड़े जिनको स्थान विशेष के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे भारत में खाद्यान्नों का जो उत्पादन होता है उसमें से राजस्थान का कितना हिस्सा है, यूपी का कितना हिस्सा है, बिहार का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, गोवा का कितना है, इस प्रकार अलग अलग राज्यों का स्थान विशेष के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा प्रकार का जो वर्गीकरण है वो आ जाता है गुणात्मक वर्गीकरण। तो आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण से तात्पर्य है कि जब आंकड़ों को उनकी समानताओं या असमानताओं या संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनकी कोई विशेष स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का धर्म है, उसकी किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति है कि वो विवाहित है या नहीं है, ठीक है, या किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, किसी व्यक्ति की सुंदरता है आदि के आधार पर इनको व्यक्त किया जाता है। लास्ट जो होता है वो होता है
आंकड़ों का संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्गीकरण। आंकड़ों के संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्गीकरण से तात्पर्य है ऐसे आंकड़े जिनको संख्याओं के रूप में या फिर अंकों के रूप में जिनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कक्षा में 20 से विद्यार्थी हैं, उनके आज की क्लास में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो है, उसमें चार सतत और विविक्त क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो नंबर 1 था, आज से इसको स्टार्ट कर देना। वीडियो नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। ठीक, ओके बाय।